गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम करेंगे एचआरएम के फंक्शंस क्या होते हैं। एक एचआरएम जो है वो क्या क्या फंक्शंस में रोल प्ले करता है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले तो इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। तो वो आपके लिए पर्सनल्स जो पीपल्स हैं उनके लिए वर्क करेगा। जो केयर करेंगे वो किसकी करेंगे, पीपल के लिए। जो जो यूनिट हमने ली है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो काम करेंगी। वो पीपल हमारी मैनेजमेंट को, जो हमारी मैनेजमेंट है उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। साथ में जो एचआर का प्रोसेस होगा उसको वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। नए जो अट्रैक्टिंग ऑफर्स हैं मार्केट्स के अंदर उनको मैनेजिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हम एम्प्लॉयज़ को डेवलप करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो आपके जो एचआरएम के जो फंक्शंस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो एचआरएम के फंक्शन होते हैं वो आते हैं आपके मैनेजरियल फॉर्म में। मैनेजरियल फॉर्म में सबसे पहले आ रहा है आपका प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग होगा आपका, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होगा। तो हम कोई भी काम करते हैं तो हम प्लानिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका मैनेजरियल फंक्शन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कि हम प्लान करेंगे। प्लान के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को गैदर करना है। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमें कितने इम्प्लॉयज़ चाहिए और वो भी किस टाइप के इम्प्लॉयज़ चाहिए। तो हमें 2 थिंग्स हैं, एक तो नंबर ऑफ इम्प्लॉयज़ जो चाहिए हमें वो नीड है। देन सेकंड आपको किस चीज़ की नीड है कि भाई नंबर ऑफ इम्प्लॉयज़ एंड टाइप ऑफ इम्प्लॉयज़ जो आपको नीड है वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। प्लानिंग में सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय मीन्स लाइक कि मेरे को 10 कलर की नीड है, तो ये हो गया मेरे लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय। टाइप ऑफ एम्प्लॉय में भी एक कलर के लिए मेरे को मिनिमम क्वालिफिकेशंस, मान लो मैं ग्रेजुएशन रख रही हूँ, उसके अंदर मैं बीए रख रही हूँ, बीकॉम रख रही हूँ, मेरे को 10 अकाउंटेंट चाहिए तो उसके लिए मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी कि मेरे को बीकॉम चाहिए। तो इस वजह से उसके अंदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। तो प्लानिंग के अंदर हम 2 चीज़ें डिसाइड करेंगे। फर्स्ट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देन टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद है आपका कि ऑर्गेनाइजेस, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगेगी कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और किस टाइप के चाहिए। वो आप ऑर्गेनाइजेशन का जैसा आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वो चीज़ डिसाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिटरमाइन करोगे और उसकी रिसर्च करोगे। उसके अकॉर्डिंग ही आप आपके फंक्शंस और इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके और आप फ्यूचर्स में आपको कितने ह्यूमंस की नीड है उन सब चीज़ों को फोरकास्ट कर पाओगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और किस टाइप के आप ऑर्गेनाइजेशन को गोल के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे, डिसाइड कर पाओगे। उसके बाद हमने प्लानिंग कर ली कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए और साथ में हमने ये भी प्लानिंग कर ली कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की जो है वो नीड है। तो उसके बाद हमने वो एम्प्लॉयज़ को लेकर के ऑर्गेनाइज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि आपने जो एम्प्लॉयर है और जो हमारा एम्प्लॉयज़ है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बाहर से जो एम्प्लॉयज़ आए हैं उनके बीच में रिलेशन अच्छे से मेंटेन करना है कि ताकि आपके एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड हों और जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी सेटिस्फाइड रहे। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको आपको रिलेशन मेंटेन करना है। रिलेशन किसके बीच में, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। तो उन सब के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। जैसे हमने क्या कर दिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का टारगेट था कि हमें 1000 यूनिट जो है वो सेल करनी है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने देखा कि 10 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो हर एक को हमने क्या कर दिया, 100 यूनिट को सेल करने का टारगेट दे दिया। तो उन दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिलेशन मेंटेन हो गया इन बिटवीन्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड कॉमन गोल्स जो एम्प्लॉयज का है उसके बीच में। तो वो हमने ऑर्गेनाइज कर लेंगे हम। उसके बाद है आपका
नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे कि जैसा हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिसाइड किया था, क्या एक्चुअल में वही काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कुछ गैप आ रहा है इन बिटवीन, तो हम उस चीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनका बेनिफिट उठाएंगे। एज ए मोनिटरिंग काम होगा इसके अंदर। हम चेकआउट करते रहेंगे कि जैसा हमने डिसाइड किया था क्या एक्चुअल में वही काम हो रहा है क्या। तो अपने एम्प्लॉय को क्या करेंगे, इसके अंदर एक्टिवेट करेंगे हम। इसके अंदर डिफरेंट लेवल के होंगे, अपर लोअर मिडल सबको इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। और जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम गोल कर रहे थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग में हम चेकआउट करते रहेंगे, टाइम टू टाइम्स डायरेक्टिंग करते रहेंगे। तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा हम उसको यूज करेंगे एम्प्लॉयज़ को, और मोटिवेट भी करेंगे, कमांड भी करेंगे साथ में। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल में बिल्कुल जैसा हमने, देखो डायरेक्टिंग से ही नेक्स्ट स्टेप है ये, हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही हमने ऑर्गेनाइज किया। फिर डायरेक्टिंग में हम टाइम टू टाइम उस चीज़ों को चेकआउट भी कर रहे थे, लेकिन क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस जैसी हमने डिसाइड की थी वैसी हमारी रही। अगर नहीं रही तो उसके बीच में क्या चेकआउट करेंगे, वेरीफाइड भी करेंगे उस चीज़ को, और कंपैरिजन भी करेंगे प्लान के साथ में कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और जैसा हमने डिसाइड किया था, प्लान था, उन दोनों के बीच में गैप रहा या फिर नहीं रहा, और रहा तो उसके क्या रीजन रहे, और वो हमें चेकआउट करना होता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कंट्रोल। तो ये आपके क्या थे, 4 फंक्शंस थे जो मैनेजरियल लेवल पे होते हैं आपके। भाई आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइज के बाद में उसको स्टाफिंग में फिल अप कर देना है कि आपको जो जो डिसाइड किया है वर्क, उन सबको एम्प्लॉयज़ को वर्क दे देंगे, और फिर उनको टाइम टू टाइम क्या करते रहना है भाई, आपको चेक भी करते रहना है। तो फिर उसके बाद है भाई कंट्रोल करते रहना है, जो कि हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। फिर देन सेकंड जो आते हैं आपके, ये थे आपके मैनेजरियल फॉर्म में। फिर उसके बाद आते हैं ऑपरेशनल फॉर्म में आपके सेकंड फंक्शंस। ऑपरेशनल में क्या होता है कि सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी काम करने से पहले तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। उसके लिए हम एचआर की क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उनको प्लेसमेंट करेंगे और उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयज़, देखो सबसे पहले एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग में आपका क्या पार्ट होगा इंक्लूड, कि आप कोई भी चीज़ करने से पहले हम प्लान करते हैं भी हमें इतने टाइप्स के पर्सन्स की नीड है। रिक्रूटमेंट में हम क्या करेंगे, उन पर्सन्स को वो इनवाइट करेंगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ सकते हो, और हम एक तरीके से एप्लीकेशन निकालेंगे मार्केट के अंदर हमें किस किस टाइप के पर्सन्स की नीड है, वो सारी चीज़ें। सिलेक्शन में जो आउट ऑफ जो हमने एप्लीकेशन मार्केट के अंदर निकाली हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट है उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्शन के अंदर चूज आउट कर लेंगे। अब उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले आएंगे, प्लेसमेंट उसको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसको जो इन्वायरमेंट से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अदर एम्प्लॉयज भी हैं उन सब से शेयर करवाना, एज ए इंट्रोडक्शन करवाना, उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। तो वो आपका इंडक्शन का पार्ट होगा। फिर उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट तो कर दी, हमने मार्केट के अंदर से एम्प्लॉयज़ को तो ले आए हम, एज ए हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी ऑर्गेनाइजेशंस को। अब वो एम्प्लॉयमेंट ऐसी नहीं है कि वो आते ही काम करना, उसको थोड़ा सा हमें वर्क सिखाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी एचआर डेवलपमेंट के अंदर। हम उनको चेकआउट करेंगे कि हमारी जैसी डिमांड थी क्या वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। फिर जो जो हमें उनको लग रहा है नीड है, कहीं पे उनकी कुछ कमी है, तो उनको कुछ ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी ट्रेनिंग के अंदर। एक होता है आपका ट्रेनिंग, एक होता है डेवलपमेंट। जो लोअर लेवल है उसके लिए ट्रेनिंग होगा, जो हायर लेवल है उनको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उनके लिए मैनेजमेंट का डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। फिर उनकी कुछ इन फ्यूचर्स में क्या क्या भाई करियर प्लानिंग हो सकती है, क्या क्या इन फ्यूचर्स में वो अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम करियर प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमने उनको टाइम टू रिक्रूट भी कर लिया,
और साथ में हमने उनको भाई ये डेवलपमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन लेंगे, तो उनको कुछ ना कुछ हम कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। कंपनसेशंस के अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले आपका होगा जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपको ये बताएगी कि एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर हम किस एम्प्लॉयज़ को कितना पे करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है उस जॉब की, उसको कितनी हमें पे करना चाहिए। पे के अंदर हमारा क्या क्या हो सकता है कि कितनी हम वेजेस पे करेंगे, कितनी हम उसको वेजेस या सैलरी, इसके अदर हम उसको और क्या क्या इंसेंटिव्स को क्या क्या बेनिफिट्स उसको पे कर सकते हैं। बोनस देंगे क्या, फ्रीज बेनिफिट देंगे क्या, सैलरी और वेजेस से अलग जो जो बेनिफिट होता है उनको हम फ्रीज बेनिफिट बोलते हैं। ठीक है, ये कंपनसेशन के रिगार्डिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद है कि ज़रूरी तो नहीं है हर एक बंदा भाई कोई कहीं पे काम कर रहा है उसको वहाँ पे सैलरी वगैरह बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन उसका जो मोरल है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी, उसको वहाँ पे काम करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो बॉस है वो टाइम टू टाइम बॉसगिरी झाड़ता रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो बेटर फील नहीं कर रहा, वो वहाँ पे उसके रिलेशंस उसको वो रिलेशंस जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो वो भी हमें मेंटेन करना क्या है ज़रूरी है। तो एम्प्लॉय के साथ में रिलेशंस कैसे हैं वो चीज़ भी हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। चलो अभी इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। देखो मेजर फंक्शंस जो आपका यही है, एम्प्लॉयमेंट्स है, उसी को हम स्टाफिंग भी बोल देते हैं। तो आपका सबसे पहले होगा मेजर फंक्शंस के अंदर स्टाफिंग होगा, देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, मोटिवेट करते रहेंगे हम और उनको एक मेंटेन करके रखेंगे भाई वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके ना चले जाएं। भाई हमने यहाँ पे स्टाफिंग में बहुत सब सारे पर्सन्स में से हमने इम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट किया, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, हम उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, अच्छे रिजल्ट लेके आओ, उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, लेकिन मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। इतना हमने एक एम्प्लॉय के ऊपर टाइम लगाया और वो एम्प्लॉय जो है हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, तो हमारा तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो क्या होगी, बेकार ही गई। तो इस वजह से इन तीनों एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें ये भी काम साथ में करना पड़ता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेंटेन रहें, टिके रहें, तभी तो हम इन फ्यूचर में जो पीछे हमने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करी है उन चीज़ों का हम क्या कर पाएंगे, बेनिफिट उठा पाएंगे। तो फिर उसके बाद देखो मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका आता है फेसेस क्या क्या हैं। भाई स्टाफिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, पहले तो हम कोई ना कोई पोस्ट ही डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही तो स्टाफ को उसके अंदर लेके आएंगे। तो जब हम स्पेसिफिक एक पोस्ट डिसाइड करते हैं ना, तो उस पोस्ट को ही डिसाइड करने को ही बोलते हैं आपका जॉब डिजाइनिंग। एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग का सबसे फर्स्ट फेसिस ही होता है आपका जॉब डिजाइनिंग करना। तो जॉब डिजाइनिंग के अंदर आपके क्या क्या कंटेंट होते हैं, एक तो भाई जिस जॉब के ऊपर जो बंदा काम कर रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी और उसकी क्या क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिसाइड होंगी। साथ में आपके उसका कौन सुपीरियर होगा उस जॉब होल्डर्स का, और कौन उसका जो है सुबॉर्डिनेट होगा भी उस पर्सन जॉब के ऊपर को इतनी कौन सी जॉब होगी, और उसके कौन कलीग होंगे, को उसको उनके सुबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है भाई, अपर लेवल भी होगा उस जॉब का एक, और एक उसका लोअर भी होगा, और उसके साथ में जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। जॉब डिजाइनिंग में हम एक स्पेसिफिक जॉब को डिजाइन कर रहे हैं। तो देखो जॉब डिजाइनिंग के कुछ और पार्ट्स हैं भी। सबसे पहले जॉब डिजाइनिंग के अंदर आपका आता है जॉब को एनालाइज करना, कि हम जिस प्रोसेस से उस रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं कि उस पर्सन को क्या क्या काम करना है, उस पीपल को ऑलरेडी क्या वर्क आना चाहिए, वो क्या वर्क परफॉर्म करेगा, हमें किस पर्सन को रिक्रूट करना है और उसको क्या काम आना चाहिए, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना ही आपका क्या होता है, जॉब एनालाइज करना। जॉब एनालिसिस जो है वो टू टर्म्स को मिलकर के आपका बना है। देखो जॉब एनालिसिस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक तो उस पर्सन की क्या क्या ड्यूटीज इन्वॉल्व होंगी, उस पोजीशन के ऊपर उसके क्या क्या ड्यूटीज होंगी वो पूरी होंगी। साथ में आपका उस पर्सन के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, क्या उस पर्सन के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए,
उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पोजीशंस को लेकर के, वो कैसे इन्वायरमेंट्स में वो जॉब जो है वो काम करेगा। देखो इसके अंदर दो चीज़ें आई हैं, एक आया है उसकी ड्यूटीज, देन उसकी स्किल और नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस। दो चीज़ें आई हैं। आपका जॉब एनालिसिस टू टर्म से मिलके बना है, जॉब की ड्यूटीज और स्किल्स। इन्हीं को हम फर्दर पार्ट्स में आगे करते हैं जब भाई एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शंस। आप ऐसे इसको क्रैम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस मीन्स ड्यूटीज, कि एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर कोई पर्सन आ रहा है तो उस टाइम पे उसको क्या क्या ड्यूटीज जो है भाई, उसको उस टाइम पे क्या क्या ड्यूटीज उस पे परफॉर्म करनी है। तो उसके अंदर आपके डिसिप्लिनरी होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उसको क्या क्या उसको परफॉर्मेंस देनी है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। उसको कैसी कंडीशंस में वर्क करना है, उसका पे रेट क्या होगा, उसको हम क्या पे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस का पार्ट होंगी। देन सेकंड होता है इसके अंदर जॉब स्पेसिफिकेशंस। इसके अंदर हम ये चेकआउट करते हैं कि उसके अंदर स्पेशली क्या एबिलिटीज होनी चाहिए उस जॉब को लेकर के। देखो जैसे हम कॉलेज के टीचर्स की बात करते हैं कि कॉलेज के टीचर्स को क्या क्या उसकी जॉब हमने डिसाइड कर दी एज ए प्रोफेसर, देन हम क्या डिसाइड करेंगे जॉब स्पेसिफिक में आपका क्या आ जाएगा कि उसके अंदर स्पेशल क्या स्किल होनी चाहिए, अच्छे से उसकी टीचिंग स्किल होनी चाहिए, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी वो होनी चाहिए भाई, वो पीजी प्लस में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर हम एसोसिएट के लिए रख रहे हैं तो उसके पास में पीएचडी होनी चाहिए, उसको क्या कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसका फिजिकल और मेंटल लेवल कैसा है, वो सारी चीज़ें, ट्रेनिंग उसने ले रखी है क्या, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अभी मैंने आपको बताई कि उसके साथ में क्या होना चाहिए, पीजी प्लस में नेट की चीज़ें उसके पास में होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। जब हमने उसको जॉब पे रख रहे हैं तो उसके के अंदर वो क्या क्या डिसिप्लिनरी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किस वे से वो काम कर रहा है, किस वे से वो टीच कर रहा है, उसकी क्या क्या उसको कॉलेज के अंदर कितने लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारे आपके जॉब डिस्क्रिप्शंस का पार्ट होंगे। फिर हमने क्या कर दिया भाई, जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे लिए क्या क्या यूजफुल होता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं भाई, नए एम्प्लॉयज को हम चाहते हैं। आपके भी कोई से भी वैकेंसीज के जब भी फॉर्म निकलते हैं तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है उस जॉब के लिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो और वो क्या क्या काम करेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड होती हैं। तो इंटरव्यू वगैरह लेते वक्त हम वही क्वेश्चनिंग करेंगे जो उसकी ड्यूटीज हैं। कि अगर मान लो हमें एक एम्प्लॉयज चाहिए टीचिंग स्टाफ के लिए, तो हम उनके इन फ्यूचर में उसने पढ़ाना है तो हम उसको ये बोलेंगे कि आप एक कोई टॉपिक का एक्सप्लेन कर दो। तो इस वजह से आप जिस टाइम पे इंटरव्यू फेसेस कर रहे हो एप्लीकेंट को, तो उस टाइम पे जो हम क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं उस एम्प्लॉय से इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो स्क्रीनिंग के टाइम पे वो सारी चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस जो होगा आपकी एक तरीके से हेल्प करेगा उसके अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका भाई रिक्रूटमेंट, कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की नीड है, उसके अंदर क्या क्या स्किल होने चाहिए, वो क्या क्या वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर दी। तो अब उस टाइप का एम्प्लॉयज़ हमें नीड होगी, वो एम्प्लॉय हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। हमारे पास टू ऑप्शंस होते हैं, एक होता है भाई आप उसको इंटरनल सोर्सेज से ले सकते हैं, देन सेकंड होता है आपके पास भाई आप एक्सटर्नल सोर्सेज से ले सकते हैं। तो हम पहले एक बार ये पढ़ते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते क्या हैं। अब दो चीज़ें ध्यान में रखो, जो इंटरनल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर से ही एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे विद इन द फॉर्म। बाहर से हम किसी एम्प्लॉयज को नहीं लेके आएंगे, अपनी फर्म के अंदर से ही हम किसी एम्प्लॉयज को ले लेंगे। और जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, आउटसाइड द फर्म, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी एम्प्लॉयज को नहीं लेंगे, इनफैक्ट हम क्या करेंगे, बाहर से किसी नए एम्प्लॉयज को लेकर आएंगे। दो तरीके के रिक्रूटमेंट हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, अपने पहले से ही कोई एम्प्लॉयज था
जो मैनेजर था ऑलरेडी किसी कैंडिडेट को, मैनेजर को लग रहा है ये सही है और हमने इसको प्रमोट कर दिया, या फिर किसी कोई वर्क की नीड थी हमें उसने उसको दे दिया अकॉर्डिंग टू उसके अंदर हमने और विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही एक रिक्रूटमेंट कर ली। लेकिन जो आपकी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है ये थोड़ी सी इसके अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि बाहर से हमें एक एम्प्लॉयज़ को लेके आना है तो ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कैसे ले सकते हैं, हम न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी, हमने न्यूज़पेपर के अंदर दे दिया, हमने ओपनली रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, हम यूनिवर्सिटीज़ से हमने क्या कर लिया कि कैंपस में गए और वहाँ पे जो जो स्टूडेंट्स थे उनको हायर कर लिया, हमने इंटरनेट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को ले लिया। तो इस वे से आप क्या कर सकते हो, एक इसके क्या बेनिफिट होता है, आपको बहुत सारी अप्रोचेज के थ्रू वर्कर जो होगा वो बेस्ट मिलने के चांसेस, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इसके अंदर आपका जो है इंटरनल में आपके पास थोड़े से ही ऑप्शंस हैं, उनमें से ही आपको एक दो को लेना है, तो इसमें थोड़े से ऑप्शन हमारे लिए कम होते हैं। लेकिन इससे हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है, उसको ही प्रमोशन मिलेगा, एक टाइम के बाद हम अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि उन्हें पता है कोई बाहर से बंदा आएगा इस पोस्ट के लिए और जो हमारे ऊपर काम करेगा, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता है। उसके बाद देखो क्या क्या हो सकते हैं सोर्सेज, क्या क्या हो सकते हैं भाई, आपने इंटरनल में जो पोस्टिंग कर दिया, सक्सेशन प्लानिंग कर दिया कि इन फ्यूचर्स में हम एक एम्प्लॉयज़ के लिए पहले एक पोस्ट डिसाइड किया जिसके लिए हम आज के दिन ही किसी एम्प्लॉय को तैयार कर रहे हैं, किसी के रेफरल के बेसिस पे हमने डिसाइड कर दिया, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड दे दी, किसी एजेंसी के थ्रू हमने प्लेसमेंट करवा दिया, किसी को कॉन्टैक्ट दे दिया कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ की नीड है और वो आप हमें प्रोवाइड कर दो, इंटरनेट के थ्रू हो गया। एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बोल रखा है इंटरनेट मीन विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और इंटरनेट मीन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो रही है वो चीज़। प्लेसमेंट थ्रू और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। देखो इनसे थर्ड भी एक पार्ट होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में आपका क्या होगा कि आपने क्या किया, जैसे हॉस्पिटल्स को मान लो नीड है आपके एक टाइम पे 10 नर्सेज की, तो वो क्या कर रहा है, ना ही तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी को अपॉइंट कर रहा है, ना ही बाहर से अपॉइंट कर रहा है, जो उन 10 नर्स को कुछ काम करना था ना वही काम ही उसने क्या कर दिया, किसी बाहर को वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको ये एम्प्लॉयज भी आपको ही लेके आने और आपको एक स्पेसिफिक वर्क ही ये बाहर करना है। तो इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ही प्रोवाइड देते हैं आउटसाइड वर्कर्स को कि आपको ये काम करना है एक स्पेसिफिक वर्क के अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारे बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, हमें ना ही किसी एम्प्लॉयज़ को तैयार करना पड़ा, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ तैयार हैं, बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो काम ही करता है, वो उसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी जो आउटसोर्सिंग पे जो कॉस्ट होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लोअर कॉस्ट हो जाती है। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इसके ड्रॉबैक क्या होती हैं कि बाहर का पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, वो ना ही हमारी सुनेगा, उसको वो काम है उस स्पेसिफिक वो काम करेगा अपने अकॉर्डिंग। तो इस वजह से कंट्रोल जो है ना वो लॉस हो जाता है, मैनेजर का कोई कंट्रोल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना नहीं रहता स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। तो इस वजह से आपका ये कंट्रोल जो है थोड़ा सा ड्रॉबैक का काम करता है इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भाई आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जॉब डिज़ाइन किया, देन उसके अंदर आपने डिसाइड किया कि आपको किस टाइप के पर्सन्स की नीड है, वो क्या क्या वर्क परफॉर्म करेगा। देन रिक्रूटमेंट के अंदर आपने क्या डिसाइड किया कि आप इंटरनली तौर पर लोगे उसको या फिर आप एक्सटर्नली लोगे। उनके अंदर से रिक्रूटमेंट में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो बस न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐड आई है और जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, अब तक हमने बेस्ट को चूज आउट नहीं किया है। तो सिलेक्शंस में हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनमें हम में से बेस्ट को चूज आउट करेंगे। वो आप कैसे कैसे कर सकते हो, आप इंटरव्यू ले सकते हो, उन लोगों का टेस्ट ले सकते हो, बैकवर्ड की इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो कैसे कैसे काम कर रहे थे, और अगर मान लो कोई फिजिकल वर्क उनसे करवाना है तो आप उनका मेडिकल टेस्ट भी ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ही आपका क्या होगा,
सिलेक्शंस होता है। अब देखो आपने उनको सेलेक्ट भी कर लिया, तो ये तो है नहीं कि आते ही वर्क करना वो क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से ट्रेनिंग जो होगी और एक डेवलपमेंट जो है वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों में एक कुछ डिफरेंस होता है जो मैं आपको बताती हूँ। ट्रेनिंग्स और भाई एम्प्लॉयज़ को जो है आपको ट्रेनिंग देते हैं तो अक्वायरिंग करते हैं भाई बेटर स्किल। आप कोई भी जॉब जो उसने डिसाइड कर रखी है उस जॉब को करने के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या करेंगे भाई, आप उस स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए आपको क्या नीड है, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट आपका थोड़ा सा इंटरनली टैलेंट है आपका, जो कि आपका टाइम टू टाइम क्या होता रहता है भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज को चेंज करता रहता है, जो अपने आप एक टाइम के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉयज़ के अंदर आपका आता रहता है। ये नहीं है कि आपका जो है वो काम के अकॉर्डिंग आप भाई अपने आप नहीं सीखते रहते हो, एक स्पेसिफिक आपको स्किल नहीं प्रोवाइड की जाती, वो ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग टैलेंट इंटरनली जो है वो लेता रहता है। देखो ट्रेनिंग्स में आपका क्या हो रहा है भाई, बेटर स्किल फॉर ए करंट जॉब के लिए, ये करंट के लिए होता है, लेकिन आपका डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी फ्यूचर्स की नीड्स को देख करके हम बनाते हैं, तो इसके अंदर फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड इंक्लूड होती हैं। देखो डिफरेंस कर लेते हैं इन दोनों का। द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट हेल्प एम्प्लॉय क्या करता है, अक्वायरिंग स्किल एंड नॉलेज को अक्वायर करने के लिए, किसी परफॉर्मेंस करने के लिए जॉब को इफेक्टिव वे से, तो उसको कुछ भाई ये दोनों के लिए हो सकता है आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये जरूरी नहीं है कि नए एम्प्लॉयज को ही दें, न्यू के लिए भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग के लिए। देखो अगर कोई नया बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है तो उसको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे काम करना है। और अगर मान लो हमने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को वो प्रमोट कर दिया किसी नई जॉब पे, तो उसको भी तो वो काम करना नहीं आता, तो वहाँ पे भी उसको क्या है, ट्रेनिंग की नीड है। साथ में अगर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नई टेक्निक आ गई तो भी हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को टेक्निक उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हायर लेवल अपने लोअर लेवल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एक होता है आपका इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में। जो आपका लेवल होता है, लोअर लेवल जो होता है ना, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ जहाँ पे मोस्टली फिजिकली वर्क ज़्यादा होता है, उनको प्रोवाइड की जाती है आपकी ट्रेनिंग्स। और जो आपका मैनेजरियल लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनका होता है डेवलपमेंट। ठीक है। और मीन्स एक स्पेसिफिक वर्क करना सिखा रही हूँ मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप ये स्टेप फॉलो करोगे और ये वर्क हो जाएगा, तो वो आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन आप कोई डिसीजन लेना सीख रहे हो अकॉर्डिंग टू ए सिचुएशंस की, इस सिचुएशन में हमें कैसे काम करना है, इस सिचुएशन को हमें कैसे फेस करना है, तो वो सारी चीज़ें आपका डेवलपमेंट का पार्ट होंगी। उसके बाद आपका आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक स्पेसिफिक जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिक जॉब के लिए तैयार नहीं हो रही, किसी एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ करने के लिए। ओवरऑल देखो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बेटर डिसीजन लेना चाहता तो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी इंटरनल स्किल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ड्यूरेशन, ये तो एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग हम सिखा देंगे कि कुछ काम को कैसे करना, तो ये शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन आपकी स्किल तो टाइम टू टाइम बढ़ती रहेंगी, टाइम टू टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, तो वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है। उसके बाद जैसे मीनिंग, भाई मीनिंग में भाई ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा, स्किल को डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए ये काम करता है। लेकिन ये ग्रोथ करेगा, आपका लर्निंग करेगा, एक प्रोसेस है लर्निंग ग्रोथ का। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हो, आपके अंदर टाइम टू टाइम ग्रोथ होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट में आ जाएंगी। और एक होता है भाई ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और एक होता है करियर डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक
ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही डेवलप हो रही है, उसके अंदर नई डील आ रही है, नई फैसिलिटीज सिस्टम आ रही हैं, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। करियर डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को असिस्ट कर रहा है कि एक एम्प्लॉय अपने आप को कितना एडवांस लेके चल रहा है। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय सेंटर्ड है ये चीज़। इन फ्यूचर में वो अपने आप को कहाँ देख रहा है, एक एम्प्लॉय में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। एक तरीके से मैं कॉलेज का एग्जांपल लूँ तो इसके अंदर एक स्टूडेंट अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम कर रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी करियर डेवलपमेंट के अंदर। और या फिर टीचर्स अपने आप को कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से ओवरऑल वो आपका लेवल कितना इंक्रीज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है मोटिवेशंस। देखो आपने पहले उनको जॉब को डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद में आपने उनको रिक्रूट भी कर लिया, सिलेक्शन भी कर लिया, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी। ये तो नहीं है आपने किसी को कोई काम दिया, उसको सिखा दिया और वो टाइम टू टाइम बिल्कुल वैसा ही काम करता रहेगा हमेशा। टाइम टू टाइम क्या होता है, हमें उनको मोटिवेट भी करते रहना जरूरी है एम्प्लॉयज़ को। तो इस वजह से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से बेनिफिट आप प्रोवाइड करो, टाइम टू टाइम उनको वर्क सिखाओ, रिस्पेक्ट्स करना सिखाओ, मैनेजमेंट एंड वर्कर को भी, उन दोनों को मैनेजमेंट भी वर्कर की करे और वो भी उनकी चेकअप करो। आप एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड डिसाइड कर दो आपको। जैसे आपकी भी तो हम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में स्टूडेंट्स के जैसे एग्जाम लेते हैं, अगर एग्जाम ही नहीं लेंगे तो वो मोटिवेटेड नहीं होंगे, क्योंकि एक एग्जाम में हम टारगेट डिसाइड कर देते हैं कि आपका 100 का मार्क्स होगा और उसके अंदर आपको एक परफॉर्मेंस लेके आनी है। तो ऐसे ही वर्कर का भी एक आप परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड डिसाइड कर दो, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना है भी, काम करना है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड डिसाइड करो और उनको उसके साथ में कंपैरिजन करो, और कुछ ना कुछ उनके बेनिफिट भी उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करो, तो वो क्या करेंगे, मोटिवेटेड उसके अकॉर्डिंग ही होते रहेंगे। देखो हमने क्या डिसाइड किया है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेंटेनेंस, हमने पहले जॉब डिसाइड किया, फिर उनको सिलेक्ट किया, रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उनको मेंटेन भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, और हमारा हमने इतना काम किसी एम्प्लॉयज़ के ऊपर किया, और वो एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं अभी, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के जा रहा है। तो हमारे तो इतना सारे वर्क्स जो है वो फेल ही हो गए, हमारी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाई है, हमने इतना टाइम लगाया है, प्लस में ट्रेनिंग वगैरह वगैरह पे, रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे हमारे कितने खर्चे भी हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें तो वेस्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन रखना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब वो हमारी प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की भाई छोड़ के ना जाने वाली अपनी एम्प्लॉयज़ उसके अंदर बने रहें, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, मेंटेनेंस रखनी होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्या क्या काम कर सकते हैं हम, उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर सकते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे भाई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मेडिकल कैंटीन की फैसिलिटी है भाई, उनको कैंटीन की फैसिलिटी ले सकते हैं हम, उनको हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जो उनके हाउसिंग से लेकर के और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, भाई रिक्रिएट कर रहे हैं दोबारा से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं, लोन अगर उनको नीड है तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कोई एजुकेशंस करनी, खुद के अंदर कुछ डेवलपमेंट करना है, या फिर उनके उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अदर कोई एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ें भी हम उनको वेलफेयर के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सेकंड हम क्या कर सकते हैं भाई, आप उनको हेल्थी और सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके मेडिकल, डेंटल, एक्सीडेंटल, एजुकेशनल, रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें भी उसी के अंदर आपकी इंक्लूड है, जो आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, देखो उसके अंदर कोई एम्प्लॉयज काम कर रहा है और उसके को कुछ प्रॉब्लम है और वो हमें बता ही नहीं पा रहा है, तो वो उसको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही जाएगा। तो इस वजह से हमें एक कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी रखना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप ना आ जाए। तो वो आप किस किस थ्रू कर सकते हो भी, एम्प्लॉयज आपको ईमेल कर सकते हैं,
वॉइस मेल कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप उनको कर सकते हो। कोई ऐसा बुलेटिन बोर्ड बना दो जहाँ पर वो अपनी कुछ क्वेरीज हैं या कोई डिमांड है वो वहाँ पे रख सकते हैं। कोई हॉल होगा जहाँ पे आप सारे उनके साथ में डिसाइड कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो आप। टेलीफोन या सेल फोन की फैसिलिटीज़ आप नंबरिंग प्रोवाइड करवाओ उनके बीच में, ताकि आपका कम्युनिकेशन बना रहे। और जो जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या फिर वो कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो वो हमें कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो हमारी एचआरएम को अफेक्ट करते हैं। भाई डायनामिक इन्वायरमेंट्स में हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नई कोई टेक्निक आ रही है, वर्क फोर्सेज जो हैं भाई, या फिर कंटिन्यूस आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। क्या इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक ही काम को करवाते रहोगे तो एम्प्लॉयज़ भी बोर्ड हो जाएंगे और ना ही उन्हें अपने फ्यूचर में कोई ग्रोथ के चांसेस लगेंगे। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आप डिसेंट्रलाइजेशन रख रहे हो क्या। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो एम्प्लॉयर है कोई डिसीजन लेता है तो वो एम्प्लॉय से पूछ लेता है। लोअर लेवल को भी डिसीजन के अंदर इन्वॉल्वमेंट की जाती है उन लोगों की, उनको भी कुछ ना कुछ वैल्यूज दी जाती हैं और आप कुछ एथिकल भी फॉलो वगैरह आप कर रहे हो क्या, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। आज के लिए इतना ही करेंगे। आप इसके फंक्शंस हैं जो इसके अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू सो मच।